हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से डीएलएस स्टडी पॉइंट पर। और हम मारवाड़ के राठौड़ों के बारे में पढ़ रहे थे और उसके बाद अब हम बीकानेर के जो राठौड़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हमें पता है कि मारवाड़ के शासक थे राव जोधा और उनके पुत्र राव बीका ने बीकानेर राज्य की स्थापना की थी। तो उसी के बाद जो बीकानेर का इतिहास हुआ है और विशेषकर जो राठौड़ों का इतिहास है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राव बीका राव जोधा के पुत्र थे और इन्होंने 1465 ईस्वी में बीकानेर राज्य की स्थापना की थी और यहीं से इनका शासनकाल शुरू होता है। 1465 से 1504 तक इनका शासनकाल रहता है और इन्होंने बीकानेर राज्य की स्थापना की थी। हमें डेट याद रखनी है 1465 में, और 1465 में इन्होंने बीकानेर राज्य की स्थापना की थी और बीकानेर शहर की स्थापना की थी 1468 में। 1468 में बीकानेर शहर की स्थापना की और वहाँ पर एक लघु दुर्ग, एक छोटे से दुर्ग का निर्माण करवाया जिसे बीका जी की टेकड़ी कहा जाता था। ये हमें याद रखना है। राव बीका ने जिस दुर्ग का निर्माण करवाया एक लघु दुर्ग था और इसे बीका जी की टेकड़ी के नाम से जाना जाता था और इन्होंने 1468 में बीकानेर शहर की स्थापना की थी। अब इनके समय की एक प्रसिद्ध घटना है कि राव सूजा के समय, जोधपुर के शासक थे राव सूजा, और इनके समय में ये जो है राव बीका जो है राव सूजा के समय ये जोधपुर पर आक्रमण करते हैं और वहाँ से जो राजकीय छत्र होते हैं वो लेकर चले जाते हैं। अब ये ऐसा करते हैं तो इसके बाद इनकी जो माता हैं वो इनसे कहती हैं कि बीकानेर के राठौड़ और मारवाड़ के राठौड़ जो हैं वो एक ही वंश के हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसी वजह से ये अपने माँ के कहने पर राजकीय छत्र जो होते हैं, मारवाड़ के जो राठौड़ हैं उनके राजकीय छत्र जो होते हैं उन्हें ये वापस लौटा देते हैं। अब राव बीका के बाद एक शासक हुए हैं राव नर्रा, जिनका ऐतिहासिक दृष्टि से कोई विशेष महत्व नहीं है। तो राव नर्रा के बाद शासक बनते हैं राव लूणकरण और 1505 से 1526 तक इनका शासनकाल रहता है और इन्हें कलयुग का कर्ण कहा जाता है। ये बात हमें याद रखनी है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट है। ये कलयुग का कर्ण कहा जाता है बीकानेर के शासक राव लूणकरण को। इनकी दानवीरता के लिए इन्हें कलयुग का कर्ण कहा जाता है। राव लूणकरण ने लूणकरणसर नाम से एक कस्बा बसाया था और इस लूणकरणसर को राजस्थान के राजकोट के नाम से भी जाना जाता है। अब इनकी मृत्यु कैसे हुई? तो धौंसी का युद्ध लड़ा गया था 1526 में। नारनौल के जो पठान थे उनसे लड़ते हुए राव लूणकरण जो हैं वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो ये हमें याद रखना है कि किस प्रकार से राव लूणकरण की मृत्यु हुई। धौंसी के युद्ध में नारनौल के पठान थे, उनसे लड़ते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। 1526 में राव जैतसिंह जो हैं वो बीकानेर के शासक बनते हैं। राव लूणकरण के बाद ये शासक बनते हैं और 1526 से 1541 तक इनका शासनकाल रहता है। राव जैतसिंह का शासनकाल 1526 से 1541 तक, और इन्होंने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता के लिए अपने पुत्र कल्याणमल को भेजा था। अब जब हम राणा सांगा के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि खानवा के युद्ध में जब जो युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था उसमें राणा सांगा ने पाती पेरवन के तहत सभी राजपूतों को इकट्ठा किया था। एक प्रकार से सभी राजपूतों से ये निवेदन किया था कि भाई आप आओ और मेरी इस युद्ध में सहायता करो। तो उस समय में बीकानेर के शासक थे राव जैतसिंह और इन्होंने अपने पुत्र कल्याणमल को राणा सांगा की सहायता करने के लिए खानवा के युद्ध में भेजा था। अब राव जैतसिंह ने भटनेर के युद्ध में कामरान को परास्त किया। तो ये हमें याद रखना है, भटनेर का युद्ध हुआ था कामरान और राव जैतसिंह के बीच में और इसमें राव जैतसिंह ने जो है कामरान को परास्त किया था। अब जब हम मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने राव मालदेव के समय में लगभग 1541-42 के आसपास शाहेबा पाहेबा
साहिबा पाहिबा नाम के युद्ध के बारे में पढ़ा था। और ये साहिबा या पाहिबा का युद्ध जो है वो राव मालदेव और राव जैतसिंह के बीच में हुआ था। मारवाड़ के शासक राव मालदेव और बीकानेर के शासक राव जैतसिंह के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में राव जैतसिंह जो हैं वो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो ये बात हमें याद रखनी है, राव जैतसिंह की मृत्यु साहिबा पाहिबा के युद्ध में लड़ते हुए हो गई थी, एक प्रकार से वीर गति को प्राप्त हुए थे। अब राव जैतसिंह के बाद शासक बनते हैं राव कल्याणमल। लेकिन इससे पूर्व हमें पता है कि जब राव मालदेव का बीकानेर पर अधिकार हो जाता है तो वहाँ पर वे अपने सेनापति कुंपा को कुछ समय के लिए बीकानेर का प्रशासक नियुक्त करते हैं। तो उसके बाद तो एक प्रकार से उसके बाद जो है राव कल्याणमल जो हैं वो शासक बनते हैं। और तो 41 से ये 44 तक है, मतलब बीच में जो 3 साल हैं उसमें बीकानेर जो होता है वो राव मालदेव के अधीन रहता है और वे जो हैं अपने सेनापति कुंपा को बीकानेर का प्रशासक नियुक्त करते हैं। तो अब 1544 से 1574 तक ये जो है कल्याणमल का शासनकाल रहता है। और इन्होंने जो है 1570 में जब अकबर ने नागौर दरबार लगाया था तो उस समय इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और ये हमें पता है जब हम मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे तो ये कल्याणमल जो हैं अपने दोनों पुत्रों राय सिंह और पृथ्वीराज के साथ उपस्थित हुए थे। और वहाँ पर जब मारवाड़ का क्षेत्र जो है वो अकबर के अधीन आ जाता है तो वो कल्याणमल के पुत्र राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक बनाते हैं। ये राव चंद्रसेन के समय की बात थी। अब राव कल्याणमल के पुत्र होते हैं पृथ्वीराज राठौड़। ये अकबर के दरबारी विद्वान होते हैं और अकबर ने इनको गागरोन की जागीर दी थी। अब इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है और ये ग्रंथ बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, वेली कृष्ण रुक्मणीरी। और इस ग्रंथ को 5वां वेद और 19वां पुराण कहा जाता है। तो ये ग्रंथ जो है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसे दुर्सा आड़ा एक कवि हुए हैं, दुर्सा आड़ा, और इन्होंने 5वां वेद और 19वां पुराण का। तो ये बात हमें याद रखनी है। किस ग्रंथ के बारे में कहा है? वेली कृष्ण रुक्मणीरी, इस ग्रंथ के बारे में कहा है। और ये ग्रंथ लिखा था बीकानेर के शासक कल्याणमल के पुत्र पृथ्वीराज ने, जिन्हें पृथ्वीराज राठौड़ के नाम से जाना जाता है। और ये अकबर के दरबारी विद्वान थे। अब इसी वजह से इन्हें डिंगल का हेरोस कहा जाता है। एक इटली के विद्वान हुए हैं एलपी टेसिटोरी और इन्होंने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा है। तो ये बात भी हमें याद रखनी है। ये इटली के विद्वान थे एलपी टेसिटोरी और इन्होंने डिंगल का हेरोस कहा है पृथ्वीराज राठौड़ को। अब राव कल्याणमल के बाद उनके पुत्र राय सिंह जो हैं वो शासक बनते हैं। 1574 से 1612 तक इनका शासनकाल रहता है। और उस समय सिरोही जो है वो अकबर के अधीन आता था और वहाँ पर देवड़ा सुल्तान से इन्होंने एक संधि की थी। और ऐसा कहा जाता है कि इस संधि को देवड़ा सुल्तान ने तोड़ दिया था। और उस संधि के तहत महाराणा प्रताप के छोटे भाई जगमाल के पास आधा क्षेत्र आता था। सिरोही का आधा क्षेत्र जो है वो जगमाल के अधीन आता था। और ऐसा कहा जाता है कि देवड़ा सुल्तान ने ये संधि तोड़ दी थी। तो इसी वजह से दत्तानी का युद्ध होता है और ये राय सिंह जो है ये जगमाल की तरफ से लड़ते हैं। इसमें देवड़ा सुल्तान जो है वो जीत जाते हैं और यहाँ पर जो है राय सिंह को पराजित होना पड़ता है और जगमाल जो है वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। अब राय सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था और बीकानेर का ये प्रसिद्ध दुर्ग है जूनागढ़ दुर्ग, और ये इन्होंने करमचंद की देखरेख में बनवाया था। तो ये बात हमें याद रखनी है, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था करमचंद की देखरेख में राय सिंह ने। अब ये विद्वान थे राय सिंह और इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं ज्योतिष रत्नमाला और राय सिंह महोत्सव। तो ये 2 ग्रंथ हमें याद करने हैं, ज्योतिष रत्नमाला और राय सिंह महोत्सव। ये 2 ग्रंथ लिखे थे राय सिंह, बीकानेर के शासक राव राय सिंह ने।
अब इनकी उपाधियां क्या क्या हैं उसको जानते हैं। तो राजपूताने का कर्ण कहा है इन्हें मुंशी देवी प्रसाद ने, तो ये बात हमें याद रखनी है। मुंशी देवी प्रसाद विद्वान हुए हैं और इन्होंने जो है राय सिंह को, बीकानेर के शासक राव राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा है, तो ये बात हमें याद रखनी है। और कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि बीकानेर के शासक राव लोणकरण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें याद रखना है राजपूताने का कर्ण जो कि राय सिंह को कहा जाता है, और मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें ये उपाधि दी थी। अब एक और उपाधि है इनकी राजेंद्र, और ये इन्हें कहा था जय सोम ने। लेखक हुए हैं जय सोम और इन्होंने राजेंद्र की उपाधि दी थी राव राय सिंह को। तो चलिए आज के लिए अब इतना ही रखेंगे। इसके बाद जो बीकानेर के शासक हुए हैं उनके बारे में हम अब अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।